सो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम रिवीजन ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज स्टडी नोट नंबर 2 लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अब इस चैप्टर में आज क्या क्या कवर करेंगे, तो आज हम इसमें कवर करेंगे सप्लाई, देन स्कोप ऑफ सप्लाई में दैट इज सेक्शन नंबर 7 में स्टूडेंट्स हम कवर करेंगे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, अबाउट द कंसीडरेशन, स्केड्यूल नंबर 1 और जो एक्सेप्शंस रहती हैं इसकी सप्लाई के बेसिक फीचर्स में, बेसिक पॉइंट्स में, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। वेरी गुड। सो पहला पॉइंट आता है कि सप्लाई क्या होती है। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, हम इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से ही कर रहे हैं कि किसी को भी ये डाउट ना रहे कि अरे मेरे पास ये वाला मटेरियल नहीं है। ओके, तो पहला पॉइंट है कि सप्लाई क्या है। देखो स्टूडेंट्स, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट तब अराइज होता है, मैं स्पीड थोड़ी फास्ट रखूंगी एज रिविजन क्लास आपकी कि कम टाइम में बहुत ज्यादा हम रिवाइज कर सकें। तो टैक्सेबल इवेंट कौन सा रहता है? टैक्सेबल इवेंट वो होता है जब भी सप्लाई की जाती है। तो अगर आपको एमसीक्यू में पूछते हैं व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी, सो इट इज सप्लाई, इट इज सप्लाई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ऐसे तो फिर अगर मैंने मेरे फ्रेंड को कुछ सामान दिया तो उस पर जीएसटी क्यों नहीं लगता? रीजन, क्योंकि सप्लाई में 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं, बेसिक पैरामीटर्स, जो कि सेटिस्फाई होने चाहिए उस सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई बनाने के लिए। तो वो बेसिक पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। पहला, वो सप्लाई गुड्स या सर्विस की होनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात बोलूं, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये है जीएसटी, तो अगर जी या एस नहीं है, इट मीन गुड्स या सर्विस नहीं है, तो टी कैसे आएगा, टैक्स कैसे लगेगा? तो पहला पैरामीटर इसमें होता है कि सप्लाई मस्ट बी मेड ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेकेंड आता है, चलो ठीक है ना, गुड्स सर्विस दिए, लेकिन उसके बाद कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। मैंने बोला कंसीडरेशन होना चाहिए, मैंने नहीं कहा मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी। ध्यान करो, हमने क्लास में पढ़ा था कंसीडरेशन का मतलब होता है कुछ के बदले कुछ। इट मींस इफ यू आर सप्लाइंग समथिंग टू एनी अदर पर्सन, सो यू मस्ट बी रिसीविंग एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट थिंग। ओके, सो क्या होना चाहिए? सेकेंड पैरामीटर, कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, इट इज मस्ट। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है सप्लाई जो है वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होनी चाहिए, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देखो जीएसटी ना नॉर्मल घर पे नहीं लगता, घर पे 10 रुपए दिए जाकर एक चिप्स का पैकेट ले आ, वो नहीं है। जब वो पर्सन उस शॉपकीपर के पास जाएगा जिसका ये बिजनेस है चिप्स सेल करना, वो जीएसटी लगाएगा। इट मीन्स सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। In the course of business means in the operating activities of business, in the furtherance of business, business को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, ये थी इसकी बेसिक 3 पैरामीटर्स। फिर हमारे पास आते हैं 3 एडिशनल पैरामीटर्स। क्या आते हैं? 3 एडिशनल पैरामीटर्स। अब जरा एडिशनल पैरामीटर्स देख लें। हाँ जी मैम, तो हमारे पास स्टूडेंट पहला एडिशनल पैरामीटर आता है कि सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन ने करी हो। सप्लाई किसी टैक्सेबल पर्सन ने करी हो। अब ये टैक्सेबल पर्सन कौन होता था? जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड है या फिर जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन उसकी लाइबिलिटी अराइज हो गई है टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। उसके बाद सप्लाई किसी टैक्सेबल गुड्स या सर्विस की होनी चाहिए, यानी जो कि जीएसटी जिन पर लगता है उन वाले गुड्स या सर्विस की सप्लाई होनी चाहिए। थर्ड हमारे पास आता है दैट सप्लाई मस्ट बी मेड विद इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, यानी इंडिया में होनी चाहिए, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी कौन सी है जीएसटी में? होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग JNK। यस, so supply must be made within a taxable territory। ठीक है, यस। अब स्टूडेंट्स, हाँ बस इतना ही था सप्लाई यार, और कुछ था ही नहीं इसमें, टेंशन क्यों लेते हो? ठीक है, तो मैंने बोला पहला पढ़ेंगे कि सप्लाई क्या होता है, तो हमने सप्लाई रिवाइज कर लिया। फिर आता है स्कोप ऑफ सप्लाई। अब स्टूडेंट्स, स्कोप ऑफ सप्लाई में आपका कवर होगा सेक्शन नंबर 7। एक बात ध्यान रख लो, मैं कभी भी क्लास में नहीं कहती कि आपको 100% सेक्शंस याद करने हैं, लेकिन आपको पता है जो सेक्शन पेपर में आने वाला है, जो आपको पता है या देयर इज नो चांस कि वो सेक्शन पेपर में ना आए, क्या उसको भी याद नहीं करोगे? करोगे ना? तो याद करो सेक्शन नंबर 7, याद करो सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 ऑफ CGST एक्ट 2017, उसमें लिखा हुआ है कि सप्लाई का स्कोप क्या क्या है। देखो, अब स्कोप में स्टूडेंट उसने ये कहा, स्कोप मतलब कि भाई क्या क्या इसमें इंक्लूड होने वाला है ये, तो उसने हमें सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 में बता दिया कि सप्लाई में ये सब इंक्लूड होगा, और सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 में बताया कि सप्लाई में ये सब एक्सक्लूड होगा।
पहला आता है सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर ए कि कौन कौन सी फॉर्म्स ऑफ सप्लाई इंक्लूड होंगी। मैम अगर मैंने कल को जाकर ये बोला चॉकलेट की जगह चिप्स दे दो, मुझसे चॉकलेट ले लो तुम चिप्स दे दो, तो क्या ये कंसिडरेशन होगा? हाँ जी ये कंसिडरेशन होगा, मतलब मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी सब। तो इसी के लिए हमने सीखना है कि फॉर्म्स ऑफ सप्लाई कौन कौन सी होनी चाहिए। स्टार्ट करें। पहली फॉर्म होती है स्टूडेंट सप्लाई की सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल मतलब that as per sale एक्ट, क्या बात बोली है उन्होंने? as per sale of goods एक्ट, जब भी आप किसी को कुछ दे रहे हो और उसके बदले कोई कंसिडरेशन ले रहे हो वो होता है सेल, ठीक है। तो हाँ वहां पर अगर सेल हो रही है तो जीएसटी लगेगा। सेकंड होता है ट्रांसफर। मैम ट्रांसफर क्या होता है? स्टूडेंट ट्रांसफर बेसिकली मतलब होता है कि उसका लीगल पोजेशन किसी और को दे देना, लीगल पोजेशन किसी और को दे देना, उस पर भी जीएसटी लगेगा। थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड पॉइंट इज बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है ना, इसको एक लाइन में समझाना चाहूंगी। मान लो अब आप सीएम में बनने वाले हो, हाँ मैम बिल्कुल, आपको आईटीआर फाइल करनी आ गई। आप एक बार्बर के पास गए, नाई के पास गए, आपने उसको कहा मुझे आपकी हेयर कटिंग सर्विसेज दे दो, उसकी जगह मैं आपकी आईटीआर फाइल कर दूंगा। यानी आपने कुछ पैसा नहीं दिया, वहां पे कुछ के बदले कुछ दिया, उसको कहा हेयर कटिंग सर्विस के बदले में आपकी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फ्री में फाइल कर दूंगा, वो होता है बार्टर सिस्टम। हाँ जी उस पर भी जीएसटी लगता है। अब आता है एक्सचेंज। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव कंफ्यूजन इन देयर माइंड दैट बार्टर एंड एक्सचेंज सिस्टम आर सेम, दे आर द सिनोनिम्स, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। देखो एक्सचेंज क्या होता है? आपने वो एक्सचेंज ऑफर सुना है क्या? क्या अभी तो पीछे दिवाली थी, बड़ा ज्यादा सुना होगा, एक नया पुराना कुकर लाओ नया कुकर ले जाओ, सुना है? पुरानी गाड़ी लाओ नई गाड़ी ले जाओ। क्या लगता है आपको, आप पुरानी गाड़ी 2 लाख रुपए की लेके जाओगे और वो आपको 20 लाख रुपए की नई गाड़ी दे देगा क्या? नहीं मैम ऐसा तो नहीं करेगा। तो वो बेसिकली क्या करने वाला है, वो आपको कहेगा 2 लाख रुपए की गाड़ी प्लस 18 लाख रुपीज आप हमको पे कर दो। इट मींस जहां पर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों होते हैं वो होता है एक्सचेंज, उस पर भी जीएसटी लगता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन होता है वो होता है बार्टर सिस्टम, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सीए और सीएमए दोनों की क्लासेस ऑलरेडी ऑनगोइंग है, अभी अभी बैचेस स्टार्ट हुए हैं। तो अगर आपको 2023 के लिए 2023 एग्जाम्स के लिए क्लास ज्वाइन करनी है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम। बहुत अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, जल्दी से जाके क्लास को ज्वाइन कर लो। मैम क्लास ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? प्ले स्टोर पे जाइए, ऐप इंस्टॉल कर लो, आयुषी बंसल क्लासेस, वहाँ सब आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। या फिर व्हाट यू अदर, और आप क्या कर सकते हो, आप स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर सकते हो हमें ऑन दिस नंबर, डेट इज 7988741134, ठीक है। कोई भी डिटेल्स चाहिए वहाँ आपको वो भी मिल जाएंगी। ओके यस, क्लासेस खाली मोबाइल पे देख सकते हैं ना, या मोबाइल पे भी देख सकते हो, लैपटॉप पर भी और डेस्कटॉप पर भी। यस मोबाइल पर, एंड्रॉइड मोबाइल पर, यस ठीक है। सो लैपटॉप और डेस्कटॉप मतलब हर जगह आप देख सकते हो। चलो बार्टर सिस्टम समझ आ गया, एक्सचेंज समझ आ गया। उसके बाद होता है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब होता है किसी को ये अथॉरिटी दे देना, उसको ये अप्रूवल दे देना कि हाँ आप ये यूज कर सकते हो, दैट इज लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया, उस पर भी जीएसटी लगेगा। रेंटल, रेंटल मतलब किसी को रेंट पे दे देना, जीएसटी में इंक्लूड होगा। सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लीज, मैंने क्या बोला था, रेंट मतलब छोटे टाइम का रेंट, लीज मतलब बड़े टाइम का रेंट, तो उस पर भी आपका जीएसटी लगेगा। डिस्पोजल यानी कि इसको डिस्कार्ड कर रहा है वो हमेशा के लिए, परमानेंटली डिस्कार्ड है, तो जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये था हमारा फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, पहला पार्ट फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। आगे 10 पेज में ये जो है इलेबोरेट है, अब आपको वो 10 पेज करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ से रिवाइज कर लिया, डायरेक्टली क्वेश्चंस करना है। ये फिर आया पॉइंट, मैम आपने ना इसके बेसिक पैरामीटर्स बताए थे। हाँ जी, क्या था पहला पैरामीटर? जी और एस के बिना टी नहीं आएगा, वो तो भाई कभी आ ही नहीं सकता। सब्जेक्ट बता रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इट मींस गुड्स या सर्विस होने चाहिए तभी टैक्स आएगा। सेकंड हमारे पास आता है, वहां पर क्या बोला था मैंने कि सप्लाई जो है ना, सप्लाई जो है इट मस्ट बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन, इट मस्ट बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन। देखो हर चीज की एक्सेप्शन होती है, मानते हो? मानते हो या नहीं? यस मैम मानते हैं। तो ये जो बाकी के 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, बाकी के 2 बेसिक पैरामीटर्स हैं, उनकी भी स्टूडेंट्स वहां पर एक्सेप्शन है। क्या है हमारा सेकंड पैरामीटर? देखो फर्स्ट की तो हो ही नहीं सकती, वो तो सब्जेक्ट है यार हमारा। तो सप्लाई मस्ट बी मेड फॉर अ कंसीडरेशन, इसकी एक्सेप्शन है। 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अगर कंसीडरेशन नहीं हुई तब भी उन पर जीएसटी लगता है।
मैम वो 4 पॉइंट्स कहाँ लिखे हुए एक बार जरा याद करवा दो। ओके, शेड्यूल नंबर 1 में, शेड्यूल 1 ऑफ CGST एक्ट 2017 में, अभी करेंगे उसके बारे में बात, डू नॉट वरी एट ऑल। थर्ड हमारे पास था सप्लाई मस्ट बी मेड, सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी या तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो उसकी या फिर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई सप्लाई हो। ओके, सो अब यहाँ पर आता है सप्लाई मस्ट बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? यस। कितनी एक्सेप्शन है? इस पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की एक सिंगल एक्सेप्शन है, उसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ, माइंड में बिठा लेना। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की सिर्फ एक सिंगल एक्सेप्शन है और कोई नहीं। पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स को लगता है 4 एक्सेप्शन 5 एक्सेप्शन, नहीं, सिंगल एक्सेप्शन है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की। तो वो सिंगल एक्सेप्शन यहाँ पर देखिए, उस सिंगल एक्सेप्शन में कहा है वैसे तो हमेशा सप्लाई इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए, बट अगर इन केस किसी पर्सन ने सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया है, सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया है, पैसे कुछ कंसीडरेशन दिया है, यस, प्लस कंसीडरेशन दिया है, सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया है प्लस कंसीडरेशन दिया है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो, उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। ठीक है मैम, इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर भी है क्या? नहीं, क्योंकि जब भी हम गुड्स इंपोर्ट करवाते हैं ना, उसको कस्टम अपने आप संभाल लेता है, तो उसकी टेंशन नहीं है। सर्विसेज को इंपोर्ट करवाया है, उस पर कंसीडरेशन दिया है, तो थर्ड पैरामीटर सेटिस्फाई हो चाहे ना हो, 2 पैरामीटर सेटिस्फाई एटलीस्ट होने चाहिए। सो 2 पैरामीटर सेटिस्फाई हो गए, थर्ड हो चाहे ना हो चलेगा, इन दैट केस जीएसटी लगेगा। बस एक सिंगल एक्सेप्शन थी। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स आपने इतना पॉइंट कर लिया, सर्विसेज तो इंपोर्ट यानी सर्विस बाहर से ली है, आउट ऑफ इंडिया सर्विस ली है, इंपोर्ट यानी लेना होता है। ठीक है, इंपोर्ट बेसिकली मीन्स बाहर से इंडिया में लेना, रिसीव करना। सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है प्लस कंसीडरेशन पे किया है, आइदर मॉनेटरी आइदर नॉन मॉनेटरी, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वहां पर जीएसटी लगेगा, चाहे इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो चाहे ना हो। ओके, हो गया। इसके ऊपर अब आपको चाहे वो कितना टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन पूछ ले, माइंड में ये 2 पॉइंट बिठा लिए हैं तो आप क्वेश्चन में अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। दैट इज माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा एक बात और, आई होप सबने चैप्टर 1 का जो मैंने फ्री ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट लिया था आपका वो दे दिया होगा। जिसने नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स प्लीज इंस्टॉल कर लो ऐप आयुषी बंसल क्लासेस, वहां पर फ्री टेस्ट का साइट टैब देखना, वहां पर एक फ्री टेस्ट करके ऑप्शन आएगा, वहां पर जाओ। फर्स्ट चैप्टर स्कोप ऑफ फर्स्ट चैप्टर का आपको वहां पर टेस्ट दिया हुआ है, प्लीज उसको अटेम्प्ट करो। ओके, चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये पॉइंट भी आपका हो गया। उसके बाद आता है कि मैम आपने हमको बताया कि जब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की एक एक्सेप्शन है। यस, मैंने बताई। मैम जो इसका सेकंड वाला पैरामीटर है उसकी एक्सेप्शन जरा याद कर लो, मैंने बोला था पेपर में आएगा, आइदर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आएगा। कौन सी एक्सेप्शन थी उसकी सिर्फ एक्सेप्शन जो लिखी हुई है वो लिखी हुई है 4 एक्सेप्शन है, बेसिकली 4 एक्सेप्शन है जो कि लिखी हुई है शेड्यूल नंबर 1 में। किसमें लिखी हुई है? शेड्यूल नंबर 1 में। किसमें? शेड्यूल नंबर 1 में। चलो फिर उन शेड्यूल नंबर 1 की एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, आर यू गाइस रेडी टू डू दैट? यस, ओके देन स्टार्ट इट। शेड्यूल नंबर 1 में एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड इनटू योर बुक, सो डू नॉट वरी एट ऑल। इसका पहला पॉइंट जो आपको याद करना है, अगर कभी भी सीजीएसटी एक्ट का कोई भी शेड्यूल आता है आपके पेपर में, स्टूडेंट 3 शेड्यूल्स हैं सीजीएसटी एक्ट के, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, और तीनों में एक बात मैंने आपको क्लास में याद करवाई है, समझाई है, इसका जो शेड्यूल नंबर है वो आप रोमन नंबर में लिखोगे। किसमें? रोमन नंबर में। ठीक है, तभी ऐसे लिखा है मैंने शेड्यूल 1। पहला उसमें कहा, पहली एक्सेप्शन है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। इसने कहा स्टूडेंट्स कि अगर किसी भी बिजनेस एसेट का परमानेंट ट्रांसफर कर दिया, यानी हमेशा के लिए किसी और को दे दिया, फिर चाहे उस पर कंसिडरेशन लिया चाहे नहीं लिया, उस पर जीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि परमानेंटली दे दिया, तो अब आगे कहां वो किसी की सप्लाई पर उससे जीएसटी लेंगे, तो जीएसटी आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या थी? जल्दी रिवाइज करो मेरे साथ।
बहुत अच्छे से किया हुआ है सब कुछ क्लास में, सो देयर इज नो स्कोप कि आपको ये ना आता हो। अच्छा मैम, एक्चुअली हमने अभी तक सिलेबस नहीं किया, सो डो नॉट वरी स्टूडेंट्स। अभी भी आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हो, सो बैचेस आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। आप जाकर ऐप पे बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सिर्फ रिविजन करनी है तो यहाँ से कर लो। कंडीशन क्या थी कि जिस बिजनेस एसेट को परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल किया है उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया हो। अगर उस पर आईटीसी क्लेम कर लिया, यानी उस पर जो जीएसटी दिया था उसका बेनिफिट ले लिया है, तो अब आपको जीएसटी देना पड़ेगा, चाहे कंसिडरेशन है चाहे नहीं है। फिर आता है पैरा नंबर 2। ये था पैरा नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 1, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड। ठीक है, सेकेंड पैरा हमारे पास आता है स्टूडेंट्स इसका। अब अच्छा हाँ, कोई भी डाउट्स आ रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अच्छी लग रही है क्लासेस तो यार लाइक कर दो। इतना क्यों सोच रहे हो, क्लास को जल्दी से लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कैसी लग रही है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब इट। ओके, यस। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आता है, सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि अगर किसी ने सप्लाई करी है अपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन को, सप्लाई इज बिटवीन द रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सो इन दैट केस अगर उस सप्लाई पे कंसिडरेशन दिया है चाहे नहीं दिया है, जीएसटी तो लगेगा। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन को इन्फ्लुएंस करना बहुत आसान होता है, उनको हम इजीली कह सकते हैं एक काम करना, पैसा देना, जीएसटी डिपार्टमेंट को दिखाएंगे तुमने बिना कंसिडरेशन के सामान लिया, जिससे कि टैक्स बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें पता है यू कैन इन्फ्लुएंस देम, तो पहले ही बोल दिया डिपार्टमेंट ने, सीजीएसटी एक्ट के शेड्यूल 1 पैरा 2 ने बता दिया कि रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन के केस में चाहे कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। अब पॉइंट आता है कि ये रिलेटेड पर्सन होते कौन से हैं। देखो, अब याद करो, मैंने आपको कैटेगरी करवाई थी इसमें 2, एक तो थी फैमिली वाली, ठीक है, और एक थी स्टूडेंट्स लीगल पर्संस की। लीगल पर्सन कौन कौन से थे, थोड़े से ध्यान करो, आपको सारे याद आ जाएंगे। एक दूसरे की कंपनी के एम्प्लॉय है, एक दूसरे की कंपनी के या बिजनेस के, किसी भी बिजनेस के, ठीक है, नॉट ओनली कंपनी, किसी भी बिजनेस के अगर वो ऑफिसर्स हैं, एक दूसरे के वो क्या है, पार्टनर्स हैं, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, डायरेक्टर है वो उस कंपनी का, या फिर क्या था, जल्दी बोलो, या फिर क्या था मैम? अगर कोई एक पर्सन दो कंपनीज में एटलीस्ट 25% जो है वोटिंग पावर रखता है, तो वो दो कंपनीज हैं आपस में, दे विल बी रिलेटेड पार्टी। एक पर्सन दो बिजनेसेस को होल्ड कर रहा है, उनमें कंट्रोल रख रहा है, तो वो दो बिजनेस भी रिलेटेड पार्टी। दो बिजनेस मिलके एक बिजनेस पे होल्ड कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी। ऐसे ही हमने वहां पे सारे पॉइंट्स कवर किए थे, एक बार देख लेना। कोई पर्सन किसी बिजनेस का सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर है तो भी रिलेटेड पार्टी होगा। याद आ गया? yes. फिर आता है फैमिली। अब ये फैमिली वाला पॉइंट ध्यान से समझ लो। और एक बात और, जरूरी नहीं है, इनकम टैक्स सेक्शन 56 to 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जिसको फैमिली कह रहा है आप भी उसको फैमिली मानोगे, वहां पर रिलेटिव्स की डेफिनेशन अलग है और जीएसटी में रिलेटिव्स की डेफिनेशन अलग है। सबसे ब्लंडर मिस्टेक स्टूडेंट्स यही करते हैं। हमने तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 56 to 10 किया हुआ है, वो अलग है, इनकम टैक्स के परव्यू से है, ये जीएसटी है। डिफरेंस समझो, वो ग्रुप 1 में आया था, ये ग्रुप 2 में आ रहा है। ठीक है, देखो, अगर ये एक इंडिविजुअल है तो स्टूडेंट्स इसके ग्रैंड पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स और इसके ब्रदर और सिस्टर, और फिर उन्होंने कहा या फिर इसके स्पाउस और चिल्ड्रन, बस ये 5 कैटेगरीज ऐसी हैं, ये 5 कैटेगरी ऐसी हैं जो कि इसमें रिलेटिव मानते हैं फैमिली वाली कैटेगरी में, अदरवाइज नहीं। मैम वो जो था कि स्पाउस के नहीं, वो सब इनकम टैक्स की बात थी, यहाँ की नहीं। यहाँ पे सिर्फ 5 मेंबर्स है, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, स्पाउस और चिल्ड्रन, दे आर ओनली द रिलेटिव। अच्छा, मैंने इनको 2 अलग अलग जगह पे 2 अलग अलग पेन से क्यों लिखा? क्योंकि इनमें भी डिफरेंशिएशन है। यस, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर को इंडिविजुअल का रिलेटिव सिर्फ तब मानेंगे अगर स्टूडेंट दे आर होली और मेनली फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन। अगर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है कंप्लीट तरीके से तो रिलेटिव नहीं है। लेकिन स्पाउस और चिल्ड्रन आइदर दे आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और नॉट, उनको फिर भी रिलेटिव मानेंगे। ठीक है, तो अगर इन सबको उसने कोई सेल वगैरह करी है, सप्लाई करी है, चाहे उसमें कंसिडरेशन हो ना हो, उस पर जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट पर्सन, ये क्या होता है? ठीक है,
अब डिक्शनरी मीनिंग निकाल लिया, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग, अरे नहीं, जीएसटी है, जीएसटी की अपनी डिक्शनरी है। सुनो क्या कहता है, देखो उसने कहा आपको हर स्टेट से, आपको पता है ना जीएसटी का एक रूल है कि आपको हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू टेक रजिस्ट्रेशन फॉर ईच एंड एवरी स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज। यानी जहां पर भी लोकेशन होगी सप्लायर की, और अगर वो अलग स्टेट है, यानी अगर हरियाणा से सप्लाई कर रहा है हरियाणा में रजिस्ट्रेशन, पंजाब से सप्लाई कर रहा है पंजाब में रजिस्ट्रेशन, कर्नाटका से सप्लाई कर रहा है कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन, पता है ना। यस मैम। इवन ये भी हो सकता है कि एक ही स्टेट में वो अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले रहा हो अपने अलग अलग ऑफिस के लिए। यस, वो ये भी कर सकता था। तो अब स्टूडेंट्स, पहले बता रही हूं डिस्टिंक्ट पर्सन, उसने कहा जहां जहां से उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन है, जहां से उस पर्सन ने रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, वो सारी जगह, वो सारे रजिस्ट्रेशन एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। मैम ऑफिसर को पता कैसा चलेगा ये उसी का है। जीएसटी नंबर में, जीएसटी में क्या होता है, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर के बीच में पैन होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पूरे इंडिया के लिए उसका एक ही रहता है। ठीक है, तो वो वहां से पकड़ा जाता है और उस बेसिस पर जहां जहां से उसने रजिस्ट्रेशन लिया है, जहां जहां उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाया है, वो डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएगा। और अगर अपने किसी भी ऑफिस में वो सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए उसको जीएसटी देना पड़ेगा, अगर उसने वहां पे कंसिडरेशन नहीं लिया तब भी। सेकंड होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। यस, ये भी कवर होता है इसमें, सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। सिंपल ही तो है, डिस्टिंक्ट की एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पता तो है, फिर सुनो अच्छे से। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन का मतलब होता है, डिस्टिंक्ट पर्सन मीन्स जहां जहां से रजिस्ट्रेशन लिया है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट में ये डिफरेंशिएशन है। उसने कहा आपने रजिस्ट्रेशन लिया चाहे नहीं लिया, लेकिन वो सब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्संस कहलाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर कोई जगह ऐसी है जहां से रजिस्ट्रेशन नहीं भी लिया, वहां कोई नॉन टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, वहां से भी रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, क्लियर है, चलिए ग्रेट। ठीक है, अब ये था स्टूडेंट्स पैरा नंबर 2। मैम पैरा नंबर 3 में क्या है जरा याद कर लो, मैंने आपको बताया था पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 में स्पीड थोड़ी फास्ट रख रही हूँ, तभी पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स पैरा 3 में मैंने आपको बोला था दैट अगर सप्लाई हुई है बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल और एजेंट, लेकिन ये प्रिंसिपल और एजेंट कौन से होने चाहिए, नॉर्मल वाले नहीं, जिनको प्रिंसिपल और एजेंट बोला है पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1 ने। अब वो कब बोलता है, याद करो, मैंने बोला था अगर एजेंट ने प्रिंसिपल की जगह जो उसने सप्लाई किया, उसने इनवर्ट सप्लाई ली चाहे आउटवर्ड सप्लाई करी, अगर उसने प्रिंसिपल की जगह इनवॉइस पर अपना नाम मेंशन कर दिया है, तो हम ये मानेंगे कि प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इज एज पर पैरा नंबर 3। क्यों, क्योंकि वहां कुछ गड़बड़ है। अदरवाइज ऐसा थोड़ी ना होएगा कि एजेंट अपने नाम पर इनवॉइस बनाएगा या अपने नाम पर इनवॉइस बनवाएगा। अगर ऐसा है सो इट मीन्स उसके पीछे का लॉजिक देखो कि वहां कुछ सेल परचेज हुई हुई है आपस में प्रिंसिपल और एजेंट के। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, प्रिंसिपल ने ऐसे ही सामान दे दिया था तुम आगे सेल कर देना, एजेंसी में होता है ऐसे, लेकिन स्टिल हम उसको जीएसटी चार्ज करेंगे। सो हु इज द डिसीजन मेकर हियर, इनवॉइस इज द डिसीजन फैक्टर हियर, कि उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। देन आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास, पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। पैरा नंबर 4 ऑफ शेड्यूल नंबर 1, पैरा नंबर 4 ने बोला अगेन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। ऐसा कैसे है मैम, इंपोर्ट ऑफ सर्विस तो उसमें था ना, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दोनों में अंतर समझना। अब फिर बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है दोनों पॉइंट से क्या पढ़ते ही नहीं है, कोई जल्दी है, ट्रेन छूट रही है, नहीं ना, तो पढ़ा करो आराम से, उसमें डिफरेंस है स्टूडेंट। इसने पैरा नंबर 4 में बोला है, अच्छा पहले तो अगर वीडियो लाइक नहीं करी और अभी तक क्लास देख रहे हो यानी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दो। ठीक है, यस, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारे आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे कि आगे जब हम रिवीजन लेक्चर्स लेंगे। यस, रिवीजन लेक्चर का टाइम पता है ना, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 6 बजे। यस, अब स्टूडेंट्स बात आती है फोर्थ पॉइंट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहां उसने बोला अगर सर्विसेज इंपोर्ट करवाई है, मैंने बोला था 3 फैक्टर्स में से, 3 बेसिक पैरामीटर्स में से एटलीस्ट 2 सेटिस्फाई होने चाहिए। तो अगर सर्विसेज इंपोर्ट करवाई हैं प्लस
अगर वो सर्विसेज इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करवाई है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जो है इंपोर्ट करवाई है, तो बेशक वहां पर कंसिडरेशन हो चाहे ना हो, उसको हम बोलेंगे सप्लाई अंडर जीएसटी। लेकिन इसमें डिफरेंस आ रहा है कि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक एडिशनल कंडीशन, कि वो जो सप्लाई है वो बिटवीन रिलेटेड और डिस्टिंक्ट पर्सन ही होनी चाहिए, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन ही होनी चाहिए। यानी जिससे सर्विसेज इंपोर्ट करवा रहे हैं वो आपका रिलेटेड पर्सन या आपकी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन होना चाहिए, तभी पैरा नंबर 4 लगेगा। जबकि जब हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की, वहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, रिलेटेड पर्सन वाली नहीं थी। अरे यहाँ पे पैसा नहीं है ना, तो रिलेटेड को लेकर आएगी, तभी घपला हुआ होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज हम इस क्लास में कवर कर लेंगे स्टूडेंट्स सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर कवर करेंगे स्टूडेंट्स कि अगर कंसिडरेशन नहीं है तब भी उसको सप्लाई कब कब माना जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने यहाँ कवर किया है, अगर हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर वो कंसिडरेशन के लिए ली है, लेकिन अगर उसमें इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस वाला फैक्टर नहीं है, तब भी उस पर जीएसटी लगेगा। सो आई होप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर बहुत सारे फ्री नोट्स, फ्री एमसीक्यूज चाहिए तो जल्दी से आपको इंस्टॉल कर लेना आयुषी बंसल क्लासेस को। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।